अभी समझते हैं वेव वाइंडिंग को। तो वेव वाइंडिंग ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें जो वाई डब्ल्यू होता है या फिर ये जो रिजल्टेंट पिच, वो क्या होता है, वाई बी प्लस वाई एफ होता है। जैसे लैप में होता है वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ, वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ। यहाँ पर वाई बी ज़्यादा होता है, वाई एफ छोटा होता है। ज़्यादातर ध्यान रखना है कि वाई बी ज़्यादा होता है, इससे मतलब याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो वेव वाइंडिंग में ऐसा होता है, वाई डब्ल्यू इजकल टू वाई बी प्लस वाई एफ, ठीक है। वाई बी और वाई एफ यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है क्योंकि प्लस ही होना है, ठीक है। या फिर वाई बी और वाई एफ ऑड भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ क्या होता है, ए इजकल टू 2m हो जाता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ जो होता है डज़ नॉट डिपेंड ऑन पोल होता है, लाइक एल ए पी लैप में जैसे पी पे डिपेंड होता है पैरेलल पाथ, तो यहाँ पर हमेशा पैरेलल पाथ 2 ही होता है। बट डिपेंड ऑन द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, ये वाला, ठीक है। करंट थ्रू ईच पैरेलल कंडक्टर कितना होगा, आई ए बाई ए। पर यहाँ पे क्या है कि जनरली ए जो होता है वो 2 होता है वेव में पैरेलल, सो करंट इज इक्वल टू आई ए बाई 2। द वेव दिस वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन लो करंट एंड हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। दिस वाइंडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज सीरीज़ वाइंडिंग, इसको सीरीज़ वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है अभी, एक 4 पोल वेव वाइंड है, वेव वाइंडिंग होगा तो 2 ही पैरेलल पाथ है, ठीक है। 120 कंडक्टर है, तो 120 है तो एक में 60 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द वोल्टेज पर कंडक्टर इज़ 5 वोल्ट, तो 5 इंटू 60 कितना होगा, वोल्टेज 300 वोल्ट होगा। एंड करंट थ्रू ईच इज़ 4 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा, 8 एम्पियर होगा। तो ये होगा उसका पावर वाटेज, ठीक है। उसके बाद अगर यही लैप के केस में होगा तो पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पर जो रहेगा वो 150 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पाथ तो बढ़ गया है, ठीक है। तो हर एक में कितना होगा, 30 होगा, 30 इंटू 5 कितना होगा, 150 वोल्ट। और जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 8 था। तो पावर फिर भी इतना ही रहेगा। तो लैप और वेव में पावर जो होता है वो सेम होता है। जब लैप बाउंड को हम वेव से कनेक्ट करते हैं या वाइस वर्सा, तो पावर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ, ठीक है। तो मतलब कि आई वन इज़ इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय आई टू इज़ इक्वल टू ए टू, और वोल्टेज में इसका इन्वर्स। इसका ये क्वेश्चन है, 6 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर है, टोटल आर्मेचर वोल्टेज और करंट इसका इतना इतना है, ठीक है। अगर इसको रिकनेक्टेड एज वेव बाउंड कर रहे हैं तो हमको निकालना है आर्मेचर वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर जो करंट निकालना था लैप में, सॉरी मतलब वेव में, तो ये वाला यूज़ करेंगे जो पहले यहाँ पर था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो पैरेलल पाथ के, ठीक है। तो उसमें 12 निकल जाएगा। पर यहाँ पर क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो वोल्टेज जो हो जाएगा वो 450 वोल्ट हो जाएगा। अब ये अगर वेव बाउंड है, इतना कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो फाइंड द टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये एक्स जेड बाई स्क्वायर से कर लेंगे। एक्स यहाँ पे इतना हो गया इंटू जेड, जेड यहाँ पे कंडक्टर्स 480 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेव में पैरेलल पर 2 होता है। उसके बाद ये इतना इतना लैप बाउंड है, इसका इतना कंडक्टर है, टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना है, टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको वेव में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका हमको आर्मेचर रेजिस्टेंस पता करना है। तो ये वाला फार्मूला से हमको समझेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो 0.05 था वो कब था, 6 पोल लैप में था, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर आ जाएगा। हमको निकालना है 2 स्क्वायर के लिए, क्योंकि वेव के लिए है। तो ये 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, तो यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.45 हो जाएगा। तो आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, पैरेलल पाथ का स्क्वायर। फिर 4 पोल ड्यूप्लेक्स लैप बाउंडिंग है, टोटल आर्मेचर करंट 16 है, इसमें हमको वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच कंडक्टर निकालना है। तो यहाँ पर ड्यूप्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ड्यूप्लेक्स है तो यहाँ पे पैरेलल पाथ जो रहेगा ए इज इक्वल टू एम पी होगा। ए यहाँ पे 2 हो गया, 4 यहाँ पे पोल हो गया, तो ए 8 हो जाएगा। अब ए को यहाँ डालेंगे तो हमारा 24 एम्पियर आंसर निकल जाएगा। फिर 6 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर है, ये 5 किलोवाट सप्लाई कर रहा है। अगर इसको वेव में वापस कनेक्ट कर देंगे तो पावर सप्लाई 5 किलोवाट ही होगा। ये जो है लैप और वेव बाउंड में कंपैरिजन है। वेव में जो होता है ब्रश हमेशा 2 होता है, लैप में इक्वल टू पोल होता है।
लैप को पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सीरीज़ वाइंडिंग। इसमें कम्यूटेटर पिच जो होता है लैप में वाई सी इजिकल टू प्लस माइनस एम, या वाई डब्ल्यू इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई सी। कम्यूटेटर पिच जो होता है वेव वाइंडिंग में वो इतना होता है, और फिर इतना। वेव वाइंडिंग में क्या डमी कॉइल रिक्वायर्ड होता है। करंट थ्रू ईच कॉइल होता है IA/2। इसके बाद ये क्वेश्चन है, 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, सप्लाइंग पावर ऑफ P टू लोड, ठीक है। तो अगर एक ब्रश जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। 4 पोल है तो मतलब कि ब्रश भी 4 ही होगा, ठीक है। एक तो अगर ये डैमेज हो गया, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफ़र क्या होगा। तो क्योंकि ये मतलब पैरेलल पाथ होता है, ठीक है, तो इस टाइप का होता है 1 2 3 4, ठीक है। सबसे I/4 करंट आ रहा होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो रहेगा वो तो सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन करंट ये कम हो जाएगा थोड़ा। तो जो करंट रहेगा उसको जाने के लिए बस क्या बोलते हैं, एक ही जगह से रास्ता रहेगा, ठीक है। तो I/4 हो जाएगा। तो और पावर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, P/2, ठीक है। उसके बाद फिर 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, सप्लाइंग पावर ऑफ P टू लोड इफ़ एडजेसेंट ब्रश मतलब कि ये दोनों डैमेज हो गया एडजेसेंट वाला, तो वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफ़र क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट होगा I/4 उसको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, बस यहाँ से आके यहाँ से निकलेगा, तो करंट I/4 हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पर सेम रहेगा, तो पावर जो होगा वो P/4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, पावर P सप्लाई कर रहा है। अगर अपोजिट वाला ब्रश जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट को जाने को रास्ता नहीं होगा, तो I' 0 हो जाएगा, V भी 0 हो जाएगा, पावर भी 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, सप्लाइंग पावर ऑफ P टू लोड। अगर एक ब्रश जो है वो डैमेज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफ़र कितना होगा। एक ब्रश यहाँ डैमेज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से I/6 जो निकलेगा वो नहीं निकलेगा, सिर्फ यहाँ से पाथ रहेगा, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ I/6 रहेगा, 4 I/6, ठीक है। उसके बाद फिर जो इसको रिड्यूस करने से 2I/3 हो जाएगा। तो पावर जो रहे वोल्टेज जो रहेगा वो सेम होगा, लेकिन पावर जो रहेगा वो 2P/3 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर लैप वाउंड डीसी जनरेटर है, अगर 2 एडजेसेंट ब्रश डैमेज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफ़र कितना होगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, बस 3 ठो ब्रांच का करंट निकलेगा, 3I/6 हो जाएगा। वोल्टेज जो रहेगा वो सेम होगा, तो पावर जो रहेगा वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिड्यूस हो जाएगा 2 से। उसके बाद अगर वेव वाउंड में हमारे पास एक ब्रश डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो पावर सप्लाई क्या होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 2 ही ब्रश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक डैमेज हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो पूरा ही वो 0 हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद टाइप्स ऑफ वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सिंगल लेयर होगा, ठीक है, तो मतलब कि एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड दिखेगा हमको, ठीक है। सो ईच स्लॉट हैज़ 1 कॉइल साइड, ठीक है। तो स्लॉट अगर 60 है तो कॉइल साइड भी 60 होगा, और जो कॉइल होगा वो कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि क्या है कि एक तरफ से दूसरे तरफ वो ऐसे इंटरवोवन होगा, इसीलिए 30 कॉइल हो जाएगा। और कॉइल साइड हमको 2 दिखेगा। उसके बाद फिर अगर डबल लेयर है, ठीक है, तो क्या होगा कि कॉइल भी डबल हो जाएगा और कॉइल साइड भी डबल हो जाएगा, स्लॉट सेम रहेगा, मतलब कि एक स्लॉट में 2 कॉइल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉइल अगर 60 है तो कॉइल साइड 120 हो जाएगा, हमको डबल दिखेगा। उसके बाद फिर मल्टी लेयर अगर है, सपोज़ 4 है, ठीक है, ईच स्लॉट हैज़ 4 कॉइल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का 4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 60 का भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बस मतलब ये वाला याद रखना है, और उसके बाद फिर डबल में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर मल्टी में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। जो वेव वाइंडिंग होता है वो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ब्रश लगते हैं, ठीक है। वेव वाइंडिंग में इक्वलाइज़र नहीं लगता है, ठीक है। कॉइल कॉस्ट इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू लैप में क्या होता है कि फार मीडियम पावर कंजम्पशन 50 to 500 किलोवाट तक यूज़ होता है। वेव वाइंडिंग जो होता है वो हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, मोर देन 500 किलोवाट, एंड फॉर लो पावर एप्लीकेशन लेस देन 50 किलोवाट। तो लैप और वेव की जगह कंपोजिट और फ्रॉग लेग वाइंडिंग भी होता है। इट इज़ यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशन एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग, ठीक है। अभी जनरेटेड EMF देखते हैं, EG इक्वल टू 5Z NP/60A, ठीक है। अगर लैप होगा तो A इक्वल टू P हो जाएगा, और ये फार्मूला हो जाएगा N 5Z डिवाइडेड बाई 60।
तो जो EMF जनरेट इन लैप वाइंडिंग है वो पोल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वेव वाइंडिंग का ये हो जाएगा यहाँ पे A=2 हो जाएगा, तो 120 हो गया। तो वेव वाइंडिंग में क्या है, वो पोल पे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन में जनरेटेड EMF निकालना है। 4 पोल है, इतना स्पीड है, फ्लक्स इतना है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितना है, 20 है, ठीक है। ईच कॉइल साइड हैज़ 8 कंडक्टर्स। यहाँ पे जो Z रहेगा वो कितना है, 320 है, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ कॉइल कितना है, 20 हो गया। एक कॉइल में कितना है, 8 कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हर कॉइल जो है उसमें कितना है, 2 कंडक्टर्स है, 2 साइड्स पर टर्न होता है, तो इसीलिए 320 हो गया। उसके बाद फिर 4 पोल वेव वाइंडिंग अगर है, ठीक है, तो वेव का यहाँ पे A जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 पोल है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स इतना था, स्पीड इतना था, यहाँ पे Z निकालेंगे। Z कितना होगा, 20 कॉइल है, 8 कंडक्टर, और यहाँ पे 2 कॉइल साइड होगा, तो ये 320 हो गया, ठीक है, क्योंकि टर्न = Z/2 होता है। तो इसका 640 वोल्ट निकल जाएगा, ठीक है। फिर जनरेटर का क्लासिफिकेशन होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड मतलब जैसे शंट में ऐसा हो गया या फिर सीरीज़ में ऐसा हो गया, ये आर्मेचर हो गया और यहाँ पे ये। और सेपरेटली में कैसा होता है कि फील्ड वाइंडिंग ऐसे है, उसको अलग से सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ये आर्मेचर हो गया, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड का भी देखते हैं, एक होता है शंट, सीरीज़, और एक है कंपाउंड, ठीक है। फिर जो कंपाउंड जनरेटर है उसमें क्यूमुलेटिव है या डिफरेंशियल है, दोनों में लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट ऐसे रहता है, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव होता है उसमें 3 होता है, ओवर, अंडर और फ्लैट। जो डिफरेंशियल जनरेटर होता है ये वोल्टेज बढ़ने मतलब लोड बढ़ने पर इसका वोल्टेज गिर जाता है। जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर, द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर विच रिक्वायर्स रेसिडुअल फ्लक्स फॉर। तो यहाँ से ये जो करंट आता है लोड में जाता है, और यहाँ पे इसमें जाता है टू क्रिएट इट्स फ्लक्स। इसमें जो रेसिडुअल वोल्टेज होता है वो होता है 2 to 8 वोल्टेज का यहाँ पे। उसके बाद फिर फील्ड फ्लैशिंग क्या होता है, टू क्रिएट रेसिडुअल फ्लक्स इन अ पोल अ लो वोल्टेज DC सप्लाई इज गिवन एक्सटर्नली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फील्ड फ्लैशिंग। इसको 2 to 8 वोल्ट का देते हैं फील्ड फ्लक्स। उसके बाद ये शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर में जो फील्ड है वो पैरेलल टू आर्मेचर होता है, जैसे यहाँ देखा है, ठीक है। तो Eg = 5ZNP/60 है, हमको पता है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमको पता है, स्पीड इंटू करंट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो जैसे करंट बढ़ेगा वैसे फ्लक्स भी बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो ISH होगा ये वाला, इससे जो करंट जा रहा है वो Eg - IaRa, Eg जो जनरेट हो रहा है माइनस IaRa का ड्रॉप डिवाइडेड बाय RSH। तो जितना RSH बढ़ेगा उतना ISH कम होगा, मतलब ये अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट उतना कम होगा। तो एनीवे ये जो RSH होता है ये 500 to 300 ओम इसका रेजिस्टेंस रहता है। और जो यहाँ पे RA होता है, RA का वैल्यू कितना होता है, 1 ओम to 0.5 ओम, 0.05 ओम। इसमें नेसेसरी कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप क्या है कि रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। शंट जनरेटर शुड बी स्टार्टेड एट नो लोड कंडीशन, उसके बाद नहीं तो सारा करंट जो है वो लोड में चला जाएगा। फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो RSH का वैल्यू है वो RC से कम होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये शंट फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग अबाउ विच द वोल्टेज बिल्डअप इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब RSH अगर RC से ज़्यादा होगा तो वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं होगा। फॉर वोल्टेज बिल्डअप द स्पीड ऑफ द प्राइम ओवर रोटेशन शुड बी मोर देन द क्रिटिकल स्पीड। ऑल्सो जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल स्पीड इज़ स्पीड ऑफ प्राइम ओवर बिलो विच वोल्टेज बिल्डअप इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद ये जो फील्ड होता है इसमें जो ये बनने वाला होता है, ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी सेम एज द इनिशियल एक्साइटेशन, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि रिवर्स देने से वोल्टेज जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द जनरेटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी में उसको होना चाहिए। द रेंज ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज 50 to 300 ओम। शंट रेजिस्टेंस का है 50 to 300 ओम। शंट फील्ड वाइंडिंग हैज़ द थिन कंडक्टर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न, इसका ये ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो ये सब जो है ये शंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो IA जा रहा है वो ISH और IL का इक्वल है, ये जनरेटर के केस में है, ठीक है।
उसके बाद जो आई एस एच होगा वो क्या होगा, वी टी डिवाइडेड बाई आर एस एच, ठीक है, उससे भी हमको आई एस एच मिल जाएगा। उसके बाद जो वी टी रहेगा, वी टी वो क्या है, ई जी माइनस आई ए आ रहेगा ड्रॉप, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रश ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रश है, ठीक है। तो जो ई जी रहेगा जो जनरेट हो रहा है वो क्या है, वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वो जो ब्रश ड्रॉप रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 200 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर है, ये 100 एम्पियर करंट दे रहा है, ठीक है, 100 एम्पियर करंट लोड को दे रहा है, ठीक है। तो आर एस एच यहाँ 50 है, तो 50 यहाँ पे करंट हम निकालेंगे 4 एम्पियर, तो करंट यहाँ से जो आ जाएगा 104 एम्पियर होगा, ठीक है। तो आर ए जो है वो 0.6 एम्पियर है, तो 104 इंटू 0.6 कर देंगे, और ब्रश ड्रॉप हम 1 ले लिया है, पर ब्रश ड्रॉप है तो 2 टाइम्स ऑफ 1 करना पड़ेगा, इतना निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 200 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर है, 5 किलोवाट पावर दे रहा है, ठीक है। तो P इजिकल टू वी आई हमको पता है, तो वोल्टेज यहाँ 200 है, तो करंट कितना निकलेगा यहाँ पे 25 एम्पियर निकल जाएगा, 25 एम्पियर लोड को जा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आर एस एच कितना है यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे 200 था, ठीक है, तो करंट 4 एम्पियर निकल जाएगा, यहाँ पे करंट जो जा रहा है लोड से वो 29 एम्पियर हो गया, और ब्रश पर ब्रश कितना है 1 वोल्ट है, तो इसका ऐसे करके निकल जाएगा ईजी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पोल लैब डीसी शंट जनरेटर है, इसका इतना स्पीड पे चल रहा है, फ्लक्स पर पोल इतना है, टोटल आर्मेचर कंडक्टर 200 है, ठीक है। तो लोड जो है टर्मिनल पे वो 100 वोल्ट है, तो आर ए इतना है, तो हमको आर्मेचर करंट निकालना है। तो पहले ई जी निकाल लेंगे, ई जी इजल टू 5ZNP/60 ऐसे, तो 160 वोल्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको पता है कि ई जी जो है वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए आर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है वेव बाउंड जनरेटर है, इतना सप्लाई कर रहा है 48 एम्पियर, इतना स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। आर ए और आर एस जितना है, तो टोटल आर्मेचर कंडक्टर है इतना 100 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फ्लक्स पर पोल हमको निकालना है। तो पहले यहाँ पे ई जी निकालेंगे, ई जी इजिकल टू वी टी प्लस आर ए होता है, ठीक है। तो वी टी यहाँ पर कितना है 200 है, ठीक है। आई ए आर ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई ए यहाँ पे 50 जा रहा है, 50 इंटू आर ए इतना हो गया ई जी इसका, ठीक है। तो ई जी इजिकल टू 5ZNP/60 ये होता है, तो ये हो गया ई जी। उसके बाद ये जो ई जी निकला है उसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडक्टर तो दिया नहीं है, कंडक्टर 100 दिया हुआ है, 100 डायरेक्ट लिख देना है, फ्लक्स इतना निकलेगा, ठीक है। और वेव बाउंडिंग था इसलिए A = 2।